जी हाँ, एक मिनट मैं ज़रा आपसे बात करता हूँ। मुझे ज़रा इस वक्त जो मेरे को होस्ट हैं, मैं उनकी मुतालिक बता दूँ। हमारा मेरे साथ मौजूद हैं, को होस्ट हैं मेरी, वो भी मेरे साथ होंगी और यकीनी तौर पे उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारा खुशामदीद है आपको, आप मेरे साथ मौजूद हैं। या बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। जी मैं आपके साथ ही मौजूद रहूंगी और कल भी जिस तरह हम ट्रांसमिशन कर रहे थे इकोनॉमी रिपोर्ट के हवाले से, और आज जिस तरह बजट पेश होने वाला है कुछ ही देर में, और इस वक्त हमारे चीफ रिपोर्टर भी मौजूद है कौमी असम्बली की जगह पर और उसकी छत पर मौजूद है। उनसे अच्छा नहीं, अली अख्तर साहब से अली अख्तर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ। अली अख्तर साहब, आप मुझे बताइए कि आप कौमी असम्बली की छत पे आप कह रहे हैं मौजूद है, तो भाई कोई गलत इरादा तो नहीं है कि बजट अगर गलत पेश आया तो कूदने वूदने का ऐसा तो नहीं है ना भैया? नीचे की जहाँ हमारे वो प्रेस गैलरी में सिग्नल सही नहीं आते। अच्छा तो बाहर निकल के अगर ऊपर चढ़ जाए तो सिग्नल बड़े ठीक आते हैं। आपको आवाज सही आ रही है ना, इसलिए वो ऊपर आया। अच्छा, मुझे चूंकि हमारा भी हमारे साथ होस्ट भी है, मेरे ख्याल वो भी आपसे सवालत करेंगी। जी हमारा कुछ सवाल करेंगे आप अली अख्तर से? माहौल देख रहे हैं क्या गहमा गहमी चल रही है, और अभी कितनी देर में वज़ीर आज़म साहब जो है ये इसकी दस्तखत कर देंगे और इस हवाले से बात करेंगे, बताइएगा। मैंने अभी बताया कि सिर्फ 2-3 मिनट या 5 मिनट लगा ले। 5 मिनट पहले मंजूरी दे दी है काबीना ने, वज़ीर आज़म ने दस्तखत कर दिया। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अरकान निकल के असम्बली हाल की तरफ, ऐवान की तरफ आ रहे हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो 7 से 10% तनख्वाह में इजाफे की बात की गई है, और वो भी 2 फेज में किया जाएगा। तो यहाँ पर आपस में भी अरकान बातें कर रहे हैं। तो टैक्सों की बात ज़्यादा हो रही है कि जी टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो हमें जो पता चला है टैक्स का वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1,82,000 रुपये से ज़ायद आमदनी पर रिलीफ मिल रहा है, और 2,67,000 रुपये तक आमदनी पर 5% कमी की तजवीज़ दे रहे हो रहा है। 5,83,000 रुपये माहने से जायद पर 35% टैक्स बरकरार रहेगा, जबकि सालाना 1 करोड़ से जायद कमाने वालों पर आयत सरचार्ज खत्म किया जाता है, उन्हें भी रिलीफ मिल सकता है। अच्छा अली अख्तर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में कुछ मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी है, तो ये इस खबर के हवाले से कुछ बताइएगा। जी 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 बिल्कुल, एहतजाज जारी है। उसमें हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है उफरान साहब। वो एहतजाज असम्बली के सामने जारी है, आप उनसे मजीद तफसील ले सकती हैं। असम्बली के गेट से थोड़ा सा आगे वो एहतजाज हो रहा है। अच्छा, ये एहतजाज किस लिए हो रहा है? वो तनख्वाह में ज्यादा इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, मतलब ज्यादा है। हाँ। तो हमें तनख्वाह 50% बढ़ाई। अली अख्तर साहब, ये सरकारी मुलाजमीन जो है इनकी तनख्वाह में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे निजी इदारों के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें उसी जगह मौजूद होती है और महंगाई जो ऊपर जारी होती है। तो ये बेचारे क्या करें, निजी मुलाजमीन? ये हमेशा से ये रहा है हमारे साथ। ये सरकारी मुलाजमीन और निजी मुलाजमीन के दरमियान जो तफावत है ये हमेशा से मौजूद है। निजी मुलाजमीन तो बेचारे कई इदारों में, मुख्तलिफ टेक्निकल इदारों में 15-15, 20-20 हज़ार पे काम कर रहे होते हैं, और जबकि सरकारी मुलाजमीन अच्छी खासी 35,000 तो उनकी कम अज कम है। अब वो 45,000 भी होने जा रही है, सुना है। तो 40 भी हो जाए तो भी बहुत हो जाएगा, और उनकी तनख्वाह ये है। और यहाँ पर सरकारी निजी इदारों में तनख्वाहें तो वैसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो कभी भी बहुत कई टेक्सटाइल मिले या और कुछ भी लगा लें आप, वो लोग बिल्कुल अमल नहीं करते हुकूमत के हिदायत पर कि वो तनख्वाहें पूरी सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही। जी बहुत शुक्रिया अली अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया अली अख्तर साहब। ये इस्लामाबाद ब्यूरो से हमारे साथ चीफ रिपोर्टर थे, वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की छत पर मौजूद हूँ मैं, और इस वक्त अरकान असम्बली के आमद का सिलसिला शुरू है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो इजलास होता है वो इजलास होगा, उसके बाद फिर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अख्तर साहब। और हमारे साथ जो मौजूद हैं स्टूडियो में एम रहमान साहब, ये है पैटर्न इन चीफ हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन से। तो हम और मेरे ख्याल कॉल पे, जूम पे, कॉल पे, और ऑनलाइन जो हमारे साथ मौजूद हैं वो अतीकुर रहमान भी हैं। तो आप इजाजत दें तो मैं जरा इनसे सवाल जी जी बिल्कुल जी अतीक एम रहमान साहब, आप माशाल्लाह हाउसिंग सेक्टर से में काफ़ी गहरी निगाह आपकी। आप मुझे बताइए कि ये जो बजट पेश हो रहा है, इस बजट में हाउसिंग सेक्टर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने मौका दिया। देखें, बजट हर साल आता है, लेकिन हर साल आवाम के लिए एक महंगाई का नया तूफ़ान भी आता है, और उसके साथ साथ जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मुकम्मल नहीं होती। अब आप देखें, जो बजट अनाउंस किया गया है, सबसे पहले तो 17,500 रुपये
17,500 अरब रुपए का बजट पेश करने की वफाकी तवक्को है जी। बजट है। अब हम जब इसके एक्सपेंडिचर्स देखते हैं तो इसमें 7,824 बिलियन रुपीस हमने जो एक्सटर्नल डेबिट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अदा करना है, ये टोटल बजट का 47% बनता है। ठीक है तो जी। आपका बजट तो सारा वैसे ही कोलैप्स हो गया ये चीज़, ये फिगर सुनने के बाद। उसके बाद आपके 3,000 बिलियन रुपीस आपके दफा के लिए आ गए। 970 बिलियन रुपीस जो हैं वो आपके सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आपकी पेज हैं, जिसमें आपके अपना क्या कहते हैं और दीगर अपना अखराजात गवर्नमेंट के हैं। अब जो पब्लिक के लिए बचता है यानी कि जो तरक्याती बजट है, जिसके ऊपर किसी भी मुल्क की तरक्की का इशारा देखा जाता है, वो शायद वफाक का 1,000 अरब रुपया मुख्तिस है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने 57.2% यानी कि अबव टू 8,000 बिलियन रुपीस आपने सूबों को दे देना है, जो कि टोटल बजट का 57.2% बनता है। तो अब एक तरह का ये बजट मज़ाक है कौम के साथ कि भाई आप किस तरीके से ये अखराजात करेंगे। फिर जो आपने कैपेसिटी चार्जेस IPPs के हैं, वो अगर वो नहीं चलते तो आपने 2,600 बिलियन रुपीस इसके साथ साथ उसको भी शामिल कर ले, NLG टर्मिनल। जी बिल्कुल, NLG टर्मिनल के भी वही सुनते हैं जो IPP का है, वो भी बजट में आपने इसको एंटरटेन करना है। तो आपका ये बजट है जो हम फिगर्स देख रहे हैं, इससे मुल्क कैसे चलेगा, कैसे तरक्की करेगा, कैसे लोगों की हालत बदलेगी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा जो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी देखें, आपने की हाउसिंग सेक्टर की बात। हाउसिंग सेक्टर के लिए हमें अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए आई कि जी ऐलान होंगे, लेकिन अभी तक कोई काबिल ज़िक्र या मुसद्दका इतलात नहीं है कि कौन सा रिलीफ देने जा रहे हैं। एक रिलीफ तो हमें कोर्ट ने दे दिया, 7E जो डीम्ड रेंटल इनकम था, जो कि आपकी इकानमी के लिए एक तबाहकुन फिगर था। उसने आपकी रियल एस्टेट की इकानमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और यकीन करें कि ये पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जहर कातिल था। और उस टैक्स की वजह से आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो भी मुतासिर हुए, इसके साथ जो लोकल हमारे पाकिस्तानी थे उनकी भी अपना क्या कहते हैं रियल एस्टेट में तवज्जो कम हुई। तो अब वो तो ख़त्म कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। अब देखें आप एडवांस टैक्स में या जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स, जो कि हम गवर्नमेंट को बार बार तजावीज़ देते हैं कि आपने जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाए हैं इसको कम करें ताकि रियल एस्टेट की मार्केट चले। अब मैं कल एक न्यूज़ चैनल सुन रहा था, वो रियल एस्टेट को नॉन प्रोडक्टिव की सूरत में यानी कि डिफाइन कर रहे थे लोगों को कि यहाँ पर प्लॉट्स की सूरत में सट्टेबाजी होती है और आपका पैसा उस जगह पे जाता है जहाँ पर यानी कि मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। तो अब देखें, मसला ये है कि रियल एस्टेट की बात कौन करेगा या रियल एस्टेट के फिगर्स कौन बताएगा? वो बताएगा जिसको रियल एस्टेट के काम का पता है कि रियल एस्टेट क्या चीज़ है, रियल एस्टेट इस मुल्क की मईशियत में क्या किरदार अदा कर सकता है। एक हमारे साबिक वजीर ख़जाना जिन्होंने ये 7E लगाई थी, उनका जो बिज़नेस है वो चॉकलेट्स का बिज़नेस है या वो जो चिप्स का बिज़नेस है। अब एक बंदा जो चिप्स का स्पेशलिस्ट है या वो स्पेशलिस्ट है चॉकलेट का, तो वो रियल एस्टेट के मतलब फिगर्स कैसे दे सकता है, रियल एस्टेट के ऊपर आपके टैक्सेस कैसे लगाया जाता है। पाकिस्तान की यही बदकिस्मती है कि राइट मैन ऑन राइट प्लेस, यानी कि अगर मैं रियल एस्टेट से ताल्लुक रखता हूं तो रियल एस्टेट के फिगर्स मैं दूंगा ना। मतलब ये मुशावरत भी नहीं करते वो जी, आप नहीं मुशावरत भी करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आपकी बात मजीद हम चलते रहेंगे